आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओशिनोको एपिसोड 9। एपिसोड स्टार्ट होता है, एक्वा मिमिचो को एजेंसी ले आता है। मियाको कहती है तुम पहले से ही पॉपुलर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारे यूट्यूब पे 3,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं और टिकटॉक पे 6,38,000 फॉलोअर्स। तुम ऑनलाइन बहुत फेमस हो, तो तुम आइडल क्यों बनना चाहती हो? फिर मियाको पूछती है तुम पहले से किसी एजेंसी में हो? मिमिचो बताती है वो एक फार्म एजेंसी में है, बट वो लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो अगर मिमिचो किसी और एजेंसी के साथ काम करे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मियाको कहती है तो तुम स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन की आइडल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकती हो और हमारे पास इंटरनेट पर्सनालिटीज की कमी नहीं है और इसलिए हमें तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियाको कहती है तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो, पर मुझे पता है कि तुम अपनी रियल एज छुपा रही हो। तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर से तुम यंग लगती हो, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। फिर मियाको कहती है 1-2 साल के डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम अपनी रियल एज बता सकती हो। मिमिचो मियाको के कान में बताती है और मियाको उसकी रियल एज सुन के हैरान रह जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक्वा पूछता है तुमने अपनी रियल एज से कितने साल कम किए हैं? 3 साल। मिमिचो कहती है उसका डबल, और एक्वा भी ये सुन के हैरान रह जाता है और कहता है तुम 24 साल की हो और खुद को 18 की प्रेजेंट करती हो। मिमिचो कहती है पिछले स्प्रिंग तक वो 24 की थी। एक्वा कहता है मतलब तुम 25 की हो और तुमने हाई स्कूलर्स वाला शो किया है, ये डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। मिमिचो कहती है इन सब के पीछे उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। फिर मिमिचो बताती है कि उनकी फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और उसकी मदर बस हैं और मिमिचो को हमेशा से एक आइडल बनना था और उसकी मॉम ओवर टाइम करती थी ताकि मिमिचो अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सके। और मिमिचो एक बड़ी एजेंसी में इंटरव्यू तक पहुंच ही गई थी, बट उसके हाई स्कूल के 3rd ईयर में उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसलिए उसे अपने स्कूल से भी ब्रेक लेना पड़ा और वो पार्ट टाइम जॉब्स किया करती थी जिससे वो अपने छोटे भाइयों को कॉलेज भेज सके और हॉस्पिटल का बिल भर सके। और जब मिमिचो ने इनफ पैसे कमा लिए तब वो 23 की हो चुकी थी, पर सारी एजेंसी 12 से 20 साल की लड़कियों को ही लेती थी, इसलिए उसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी और वो हाई स्कूल में ही थी तो लोगों को लगता था कि वो टीनेजर है। फिर मिमिचो कहती है कि एक 25 साल की लड़की आइडल नहीं बन सकती। फिर रूबी उसके कंधे में हाथ रखती है और कहती है ये सच नहीं है, और रूबी मिमिचो से मिलकर बहुत खुश होती है। और वहाँ काना भी होती है और वो कहती है कि मैंने भी अपनी थोड़ी सी एज छुपाई है, जब मैं 5th ग्रेड में थी तब मुझे चाइल्ड एक्टर एजेंसी ने निकाल दिया था। फिर रूबी कहती है कि एज किसी को आइडल बनने से नहीं रोक सकती और वो मिमिचो को हाथ देती है और कहती है वेलकम टू बी कोमाची। ये देख के एक्वा कहता है कि अब मेरी बहन बड़ी हो रही है और वो काना से कहता है कि तुम इन दोनों का ध्यान रखना। काना कहती है तुम मेरे साथ ज्यादा फ्रेंडली मत हो, जाओ ना तुम अकाने के साथ टाइम स्पेंड करो। और वो मिमिचो और रूबी से कहती है कि चलो हम कुछ बाहर खा के आते हैं। सीन चेंज होता है, मिनामी रूबी से कहती है कि तुम्हें अपने बड़े भाई को किस करते हुए देख के कैसा लगा? रूबी कहती है अपने सिबलिंग को टीवी पे किस करते हुए देखना बहुत ऑकवर्ड था। फिर मिनामी कहती है अब तो अकाने एक्वा की गर्लफ्रेंड है। रूबी कहती है पर अकाने को लेके एक्वा की फीलिंग्स, और वहाँ फ्रेल आ जाती है और कहती है क्या तुम लव नाउ के बारे में बात कर रहे हो? शो काफी अच्छा था क्योंकि उसमें हॉट गाइज और ब्यूटीफुल गर्ल्स थी। और उसकी ये बातें सुन के मिनामी और रूबी हैरान रह जाते हैं। फ्रिल कहती है पर्सनली उसे मिमिचो की एक्टिंग बहुत पसंद आई और अगर फ्रिल कोई मेल कैरेक्टर होती तो वो मिमिचो को जाने नहीं देती। रूबी और मिनामी बात करते हैं और रूबी कहती है कि फ्रिल टीवी में तो कूल है पर रियल में वो फनी है। और मिनामी कहती है बॉयज को फनी गर्ल्स पसंद नहीं आती क्योंकि वो उन्हें राइवल की तरह देखते हैं। फ्रिल कहती है वो एक्वा की पर्सनैलिटी जानती है, पर शो में तो एक्वा ने उसे एक्साइटेड कर दिया था। फिर रूबी देखती है कि उनके ऑफिशियल चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मिमिचो कहती है कि उसने अपने चैनल का यूज किया और उसके वहाँ के व्यूअर्स यहाँ आ गए। फिर मिमिचो कहती है कि हमने अपने इंट्रो के अलावा कुछ और पोस्ट नहीं किया है और वो पूछती है कि म्यूजिक का क्या सीन है। काना कहती है प्रेसिडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट ढूंढ रही है और जब तक उन्हें कोई मिल नहीं जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मिमिचो कहती है क्या तुम भूल गई हम बी कोमाची हैं। फिर रूबी कहती है कि अगर हम बी कोमाची के पुराने सॉन्ग भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रूबी मिमिचो से कहती है कि तुम एक जीनियस हो। फिर मिमिचो कहती है कि आइडल्स की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है उनके डांस मूव्स की कोरियोग्राफिंग, और वो तीनों बी कोमाची के पुराने सॉन्ग्स पे डांस प्रैक्टिस करते हैं। फिर काना अकेली होती है और कहती है ऐसे 30 सॉन्ग है जिनमें कोरियोग्राफी है और मैं इन सबको याद नहीं रख सकती। और वो सोचती है कि उसने आइडल बनने के लिए अग्री ही क्यों किया था। फिर वहाँ एक्वा आ जाता है और उसे पानी ऑफर करता है। काना बॉटल लेने ही वाली थी, फिर उसे याद आता है कि एक्वा ने अकाने को किस किया है और वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक्वा बॉटल नीचे रख देता है और कहता है तुम आजकल मुझसे बहुत अजीब बिहेव कर रही हो और तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे हर्ट करता है, और वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, एक्वा मसाया के साथ होता है। मसाया कहता है मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है और तुम आई के बारे में क्यों जानना चाहते हो? एक्वा कहता है मैं आई का फैन हूँ, ये रीजन काफी नहीं है। मसाया कहता है उसका आई से क्लोज कनेक्शन था और उसने आई को कई जॉब ऑफर की हैं और जब आई इंडस्ट्री में नहीं थी तब वो बहुत अनप्रोफेशनल थी। वो अपने आसपास के लोगों से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और वो शोज में भी सस्ते कपड़े पहनकर आ जाती थी और वो बहुत चाइल्डिश थी। और मसाया ने उसे वर्कशॉप से इंट्रोड्यूस कराया जो कि एक थिएटर कंपनी होस्ट करती थी और ये वही थिएटर कंपनी है जिसमें अकाने काम करती है। और फिर आई को प्यार हो गया और वर्कशॉप अटेंड करते हुए आई काफी चेंज हो गई थी। वो अपने लुक्स पे बहुत
ध्यान देती थी और काफी मैच्योर भी हो गई थी। मैं उस पर्टिकुलर बंदे को तो नहीं जानता, पर मैं तुम्हें थिएटर के लीडर से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। और वो एक्वा को इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझाता है और कहता है कि तुम बीको माची को रिवाइव कर रहे हो। फिर मेमचो को आइडल फेस्टिवल के बारे में पता चलता है और मसाया उन्हें वहाँ इनवाइट करता है और रूबी ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उनके पास इतने बड़े स्टेज में परफॉर्म करने का मौका है। पर काना कहती है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अभी अनस्किल्ड है और अगर वो ऐसे परफॉर्म करेंगे तो लोगों पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। फिर मेमचो कहती है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए और फिर काना भी मान जाती है। पर फिर वो लोग सोचते हैं कि बीको माची का सेंटर कौन बनेगा। काना कहती है ये इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है। फिर रूबी और मेमचो से बताते हैं किसी भी आइडल ग्रुप का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सेंटर एक क्यूट गर्ल को मिलता है जो सिंगिंग में भी अच्छी हो और डांसिंग में भी। फिर रूबी कहती है वैसे मुझे तो ये रोल चाहिए नहीं, पर तुम लोग इंसिस्ट करोगे तो मैं मना नहीं करूंगी, वैसे भी मैं डांसिंग में अच्छी हूँ। फिर मेमचो कहती है कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास मीडिया का ज्यादा नॉलेज है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है। काना कहती है तुम दोनों इस रोल के लिए मरे जा रहे हो। फिर रूबी कहती है कि ये रोल काना को मिलना चाहिए क्योंकि उसने बेल पेपर एक्सरसाइजेज में बहुत सारे म्यूजिक प्रोग्राम्स किए हैं। और फिर काना कहती है कि तुम मेरे डार्क पास्ट को मत छेड़ो। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैरियोके में जिसके ज्यादा स्कोर रहेंगे उसे सेंटर रोल मिलेगा। पर काना आने से मना कर देती है और कहती है कि अगर वो सेंटर रहेगी तो ग्रुप कभी पॉपुलर नहीं होगा और उसके कोई फैंस भी नहीं है। और वो कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास प्रिटी फेस तो है और मेमचो के पास तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं। और वो खुद के बारे में बुरा भला बोलती है और फिर रूबी उसके पास जाती है और उसे कंसोल करती है और मेमचो उससे कहती है कि जब तुम्हें सही लगे तब तुम कैरियोके चलना। फिर रूबी और मेमचो कैरियोके में होते हैं और रूबी के 43 पॉइंट्स थे और मेमचो के 57 और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें प्रैक्टिस करके आना चाहिए था और वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और रूबी कहती है कि वो काना के सॉन्ग सुन सकते हैं बेल पेपर एक्सरसाइजेस से और वो लोग फुल मून सॉन्ग सुनते हैं जिसमें काना ने बहुत अच्छा किया था। और उसका गाना सुनने के बाद रूबी कहती है काना खुद को बैड सिंगर क्यों कहती है। और दूसरी तरफ काना भी कैरियोके करती है जिसमें उसके 97 पॉइंट्स थे और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।